अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा हम बात करें DGISPR की आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मोर और लेस तमाम जो मामलात हैं उनका अहाता किया गया और बड़ा वाज़े तौर पर जो मौक़िफ़ है वो अपनाया गया। और ये मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, मुसलसल ये एक ही मौक़िफ़ है। और फिर ऐसे वक्त में जब हमने देखा कि पहले एक मरहले में बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के मुलव्वस लोग थे 9 मई के हमलों में, उनको सज़ाएँ सुनाई गई जो मुजरिम थे, और फिर उसके बाद कल मज़ीद सज़ाओं की एक तफसील हमारे सामने आई। और आज फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बुनियादी तौर पर तो जिस तरह से पाकिस्तान को जो चैलेंजेस का सामना है उसकी सरहदों पर या दहशतगर्दी के मामलात हैं उनको एड्रेस किया गया, लेकिन उसके साथ साथ 26 नवंबर हो या 9 मई हो, इन मामलात को भी बड़ा तफसील से एड्रेस किया गया। ख़ास तौर पर 26 नवंबर के हवाले से एक सवाल पर यह वाज़े तौर पर कहा गया कि जो इनके पास लोग थे उनके पास असला था और आप मुसल्लह जत्थे, फ़ेक न्यूज़ की बार बार बात की गई, उसके ज़रिए जब आप आएंगे और हमला आवर होंगे तो यकीनन एक तसादुम की कैफियत पैदा होगी। लेकिन साथ साथ जो फोकस रहा वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि कई बार इस मीडिया टॉक में हमें ये फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा जैसे मामलात हमें सुनने को मिले, चाहे वो भत्ताखोरी और दीगर मामलात और पैसों का एक जो नेटवर्क है उसकी बात की गई, वहाँ पर भी फ़ेक न्यूज़ का ज़िक्र आया, और बाकी बहुत सारी बातों में भी, और ख़ास तौर पर एक सियासी जमात का जो बयानिया है उसको लेकर भी फ़ेक न्यूज़ का ज़िक्र आया। और फिर एक जो डिजिटल बाउंड्रीज़, डिजिटल सरहदों का भी ज़िक्र हमें सुनने को मिला, जहाँ पर हमने पाकिस्तान की जो एग्जिस्ट करती सरहदें हैं उन पर जो चैलेंजेस हैं उनकी बात हमने सुनी। लेकिन तफसील से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तर्जुमान पाक फ़ौज ने सारी की सारी चीज़ें रखी। 9 मई के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़े किया कि असल किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने तक इंसाफ का ये सिलसिला जारी रहेगा, और असल किरदार वो हैं जो इसके मास्टरमाइंड हैं, या वो लोग हैं जिन्होंने, ये तो वो मुजरिमान हैं जो एक्ट में मुलव्वस थे जिनको सज़ाएँ हुई, लेकिन जिन्होंने जहर भरा बहुत सारे लोगों के जहनों में, जो उसके मास्टरमाइंड थे, उन तक अभी पहुंचना बाकी है। तो ये बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है कि अभी तक उन तक नहीं पहुंचा गया, और आने वाले वक्त में उन पर भी सज़ाएँ और उन तक भी पहुंचने की बात हम देख रहे हैं कि हमारे सामने है। दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या मुतालबात का, या वो मुतालबात की कोई तारीख़ या कोई डेडलाइन के किस तारीख़ तक हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएँ और फिर हमें ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों का जवाब दिया जाए। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनका मौक़िफ़ है, और इसी डगर पर, इसी लाइन पर ये चल रहे हैं। उसमें हुकूमती बयानात हैं इनके मुल्क दुश्मन होने पे, और इनके मुख्तलिफ़ बयानात अपने मुतालबात और दीगर चीज़ों को लेकर हैं। बट एज़ अ मैटर ऑफ़ फैक्ट, जिस तरह से आज तर्जुमान पाक फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ हमें मिली सुनने को, और जो एक वतीरा है एक जमात का, वो है बेतहाशा झूठा प्रोपेगेंडा जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग इनके लिए करते हैं, और फ़ेक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फैलाना। मैं चाहूँगा तफसील से, एक तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हवाले से भी हम ज़ाहिर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें फ़ेक न्यूज़ का मिला हुआ है और प्रोपेगेंडा का, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में कुछ बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और नौशाद अली साहब अपने प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये जब बार बार मास्टरमाइंड की बात की जाती है या असल मुजरिमों तक पहुँचने की बात की जाती है, तो ये इशारा या ये ताने बाने मिलते हैं कुछ बड़े नामों से, और ये बार बार यही अज़्म दोहराया जा रहा है कि उनकी बारी अभी आनी है और शायद मिलिट्री कोर्ट्स में आनी है। जी शुक्रिया आपका, मुझे आपने इनवाइट किया और इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना मुझे मौका दिया। तो मैं ज़रा इन ब्रीफ जो अहम नकात थे DGISPR के, जो कि मेरी नज़र में हर नुक्ता जो था वो बहुत ही अहम था और बड़ी चीज़ों को उसने क्लियर किया। क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो बात की, इसने इतनी ज़्यादा यहाँ पर पूरे माहौल को प्रागंदा कर दिया है और जहनों को भी प्रागंदा कर दिया है कि सच और झूठ में कोई तमीज़ नहीं रही, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी जाल में फंसे हुए हैं
और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक डिवीज़न जो है सोसाइटी में ये आ गई है, जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक जो ये पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर जो DGISPR ने जो है, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा एस्पेक्ट जो है जो कि नेशन की तरफ और हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो उन्होंने जो है ना बड़े मुकम्मल और तफसील तरीके से ये बयान किया। सबसे पहली बात तो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर जो ये बात की, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये पहली दफ़ा किसी ने इतनी दो टोक अल्फाज में अफगान पॉलिसी को ये बयान किया, और उस वक़्त किया जबकि नुक्ताचीनी हो रही थी एक पार्टी की तरफ से कि हमारी अफगान पॉलिसी तो है ही कोई नहीं है, हमें तो कुछ पता ही कोई नहीं है, और बिल्कुल हम हवा में ही ये बातें कर रहे हैं, और ये है कि ये जो इस वक्त जो मारने धाड़ने वाली जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है, अपीजमेंट करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो उसके हवाले से जो है, जो DGISPR ने जो ये बात की कि ये जो स्टेटस को वाला जो इस वक्त जो चक्कर है वो अभी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि राइट। ये तो हम इसी तरह ब्लीड होते जा रहे हैं और हम इसी तरीके से उनको कह रहे हैं कि ये मत करो, और वो तो अपनी ही उसी जिद के ऊपर कायम है। कोई उसमें जो है ना इस जो है ना बेहतरी नहीं आई जब से ये हुकूमत जो है इंटरिम गवर्नमेंट काबल में आई है, जो है हमें नुकसान ही नुकसान किया है। तो ये उन्होंने एक बात वाज़ेह कर दी है कि अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ अफगानिस्तान में, उनको जो है ना चूज करना पड़ेगा कि क्या वो हमारे साथ हम बरादराना और मुसलमानों के नज़रिए से जो ताल्लुकात रखना चाहते हैं, या फितना अल खारिज के साथ जो है ना अपने ताल्लुकात को ना ये कि कायम बल्कि उसको राइट ब्रिगेड प्रेफरेंस साहब, दे। आपने बाकी तमाम चीज़ों को एड्रेस कर दिया। मेरा जो एक्चुअल सवाल था मैं दोबारा उसको दोहरा दूं क्विकली, अगर मुझे उस पर भी अपनी राय का आप इजहार कर दें। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि जब वो कह रहे हैं कि असल मुजरिमों तक 9 मई के जो असल मुजरिम हैं उन तक पहुंचना बाकी है, तो ये इशारा है कि अभी कुछ बड़े नाम मिलिट्री ट्रायल उनकी तरफ भी जाएगा। ये बार बार ये नहीं, अज़्म हो रहा है। इशारा तो नहीं है, ये तो एक साफ वाजे बात है ये, और बात है कि जी अभी हर नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन मालूम सबको है कि कौन मास्टरमाइंड था, कौन प्लानर थे, किसने ये 9 मई का वाकया एक अचानक नहीं हुआ। इट वाज ए प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान्ड, well coordinated and orchestrated program and plan which was executed under a programmed affair। और ये जो 200 से ज़्यादा मिलिट्री तनसीबात थे, वो वैसे ही नहीं है कि अचानक आए और लोग भाग पड़े और उधर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। इसके पीछे जो है तकरीबन 1 साल की जहन साजी की गई थी, बारूद भरा गया था, राइट मिलिटराइज ब्रिगेड साहब, उनको आपका जहनों पॉइंट को आ गया किया सर। गया आगे था। बढ़ना चाहूँगा। मुबशिर बुखारी साहब, कैसे देखते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? एक तरह से ये राउंड अप भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि फिगर्स जब दिए गए कि और बताया गया कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्द इस साल 2024 में जहन्नुम हासिल किए गए हैं, जिनकी तादाद 925 है। 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को मारा गया है, और बाकी जिन्होंने हथियार डाले। और ये एक किस्म का ये राउंड अप था ओवरऑल, या ये कह लीजिए कि जो सज़ाएँ 2 फेजेस में हाल ही में हैं उनके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हाउ डू यू सी दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसका टाइम? बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। आपको अंदाजा है, मतलब मैं हमेशा से कुछ ऐसी पॉलिसीज जिनका आउटकम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह आया भी, वो हम जब पॉलिसीज बन रही थी या इम्प्लीमेंट हो रही थी उस वक्त भी हम क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन किसी भी करियर के या जिंदगी किसी मौके पे ऐसा नहीं हुआ कि हमने पाकिस्तान आर्मी के हवाले से कभी कोई बुरा सोचा हो, लेकिन हम पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मतलब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतनी सॉलिड और क्लैरिटी के साथ बहुत कम हुई हैं, क्योंकि माजी में हम ये करते रहे कि हम अपनी जो फॉल्टी पॉलिसीज थी उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे। लेकिन आज तो बहुत शानदार इसलिए थी कि उसमें इस बात का फहमो इदराक भी था कि हाँ, हमारे से जो हुआ माजी में, तो अब उसको भी
कि हमने अनडू करने की कोशिश तो करनी है, या कम से कम उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। एक बात तो ये, दूसरा वो फिक्रा बहुत शानदार था जिससे हमें अपनी रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत की एक नई पॉलिसी की झलक जिसमें दिखाई देती है, वो ये था कि पाकिस्तान का हर शहरी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। मेरे लिए बड़ा शानदार फिक्रा था, क्योंकि एक वक्त तक तो हम अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी डेप्थ डिक्लेयर करते रहे। हम उस वक्त भी कहते थे कि आपने बैक पे ऐसा ही है जी। और उसके अलावा क्लियर कट मैसेज जो उन्होंने दिया अफगान हुकूमत को या फितनातुल खवारिज को, वो भी बहुत शानदार था। और मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि अगर हम ये समझते हैं कि अफगान हुकूमत, तालिबान हुकूमत फितनातुल खवारिज से अलहदा है, तो हम फिर एक गलत फहमी का शिकार हैं। अफगान तालिबान की सबसे ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो इन्हीं ग्रुप से मिलती है, और वो बड़ी मेरा ख्याल है नामुमकिन ही होगा। इसलिए हमें उनसे क्लियर कट नेगोशिएशन जो कि हो रही हैं वो करनी पड़ेंगी। और उसके साथ साथ बिल्कुल 9 मई के हवाले से जो हम उस वक्त भी कहते थे कि भाई हम तो विटनेस हैं, हम उन वीडियो पैगामात के, उन ऑडियो पैगामात के जो है वो विटनेसेस हैं जो हमारे ग्रुप्स में किए पीटीआई के लोगों ने, कि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्री प्लान जो है वो मूव थी। और उसमें ये फैज हमीद साहब का जो ट्रायल हुआ वो अपनी जगह पे बहुत एक अच्छा इंडिकेशन है, जो बताता है कि जी अकाउंटेबिलिटी है अपनी जगह पे। और उसके साथ साथ जो इंडिकेशन है कि जी जो मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचेंगे, वो भी बात बिल्कुल ऐसे ही है। ये इंडिकेशन थी कि जो मास्टरमाइंड है और जिसके बारे में सोचा जा रहा है उनका भी मिलिट्री ट्रायल होगा। बहरहाल ये एक बहुत ही शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए की गई। राइट, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक के जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। नौशाद साहब, योर टेक ऑन द मैटर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी की पूरी इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में तो ये इसलिए अहम थी, इसकी टाइमिंग, और आप देख रहे थे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जब से ये सियासी महाज पर कुछ जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, तो जैसे ही मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ी तो वहां से जो है ना वो फरमाइशें भी आने लग पड़ी थी। आप सुन ही रहे थे, वो प्रोपोजिशंस सामने रखे जाने लगी थी कि जी हमें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। और सॉरी, वो कह रहे थे कि अलीमा खान, और वो कह रहे थे कि हमें ये डील की ऑफर हुई है। अच्छा, अब मुझे ये बात भी समझ नहीं आती, मैं कल भी इसी बात पे तकरार कर रहा था कि जनाब अगर फर्ज कीजिए कि बानी तहरीक इंसाफ को कोई शख्स डील ऑफर करे तो वो तो उसको लेकर अब तक बाहर होंगे, और जो लोग इस चीज को तस्लीम नहीं करते उन्हें याद रखना चाहिए। आपको याद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में नैब के खिलाफ गई थी, जो नैब तरामीम थी, और जब वो तरामीम टर्न डाउन कर दी गई तो सबसे पहले जो पहली दरखास्त जो उन्होंने की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के लिए ही थी कि जी ये अब तो चूंकि नहीं हुआ मामला, इसलिए हमें जो है ना आप फौरन सबसे पहले रिलीफ दे दें। तो अगर कहीं बानी तहरीक इंसाफ को कोई डील या ढील दी जा रही हो तो वो एक सेकंड से पहले उसे अवेल कर लेंगे। इसलिए भी कर लेंगे कि आपने वो खबरें भी सुनी है जिसमें वो पार्टी रहनुमाओं को डांटते नजर आते हैं कि आप कुछ करते नहीं है, आप जो है वो इस्लाम वो डी चौक तक नहीं पहुंचे, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मेरी रिहाई नहीं हो रही, मेरी रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ऐसे वक्त में जब ये जो गुबार डेवलप किया जा रहा था, ये जिस मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और ये जो फेक न्यूज का मामला है, जिसकी मैं कहता होता हूं कि पाकिस्तानी कौम इसकी विक्टिम है, और ये जो चीजें हैं ये एक साल अच्छा, ये जो सर जो नौशाद साहब जो आपने देखा होगा जो ये चला रहे हैं इमरान खान से मंसूब बयानात मुख्तलिफ जगहों पर, वो तो ये हैं कि वो उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं ज़रूरत, मैं ना बनी गाला आता हूँ, ना मैं बाहर आता हूँ, ना मैं पेशावर की किसी जेल में जाता हूँ, मैं यहीं जेल काटूंगा, मेरी सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरे सारे लोगों के मुकदमात आप ख़त्म कर दें। और वाह वाह नीचे तालियाँ, और वो कुछ बावले उस पर खुश हो रहे होते हैं, इस तरह की, मतलब वो तो कह रहे हैं मेरे कारकुनान को छोड़ो, उनको तो अपनी रिहाई चाहिए ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो डील फौरन ले लेंगे। ये सारे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और सर अगर फर्ज कीजिए मामला किसी आम कारकुन का होता तो ये तो वो कारकुन है जिसको इमरान खान साहब डिसोन कर चुके हैं, आपको याद नहीं है? वो तो कहते हैं ये तो हमारे लोग ही नहीं है, तो ये तो कोई और लोग हैं, ये तो एजेंसियों के लोग हैं। मतलब हसन न्याजी उनका बंदा नहीं है, बाकियों को तो छोड़ें, हसन न्याजी भी उनके नहीं है कुछ लगते।
जी उन्होंने सबको डिसोन कर दिया था। जब बात आएगी न्यायी साहब के अपने ऊपर तो वो दूसरे किसी न्याजी को मानने को तैयार नहीं होंगे, और ना ही वो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मानने को। ये सिर्फ बातें, ये जो मुज़ाकरात, आपका ख्याल है वहां उमर अयूब साहब और ये सारे दोस्त बैठकर वहां पर जो सीरान की रिहाई की बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे, जिसके सर पर वो ये सारी ऐशी कर रहे हैं, या वो इस ये जो एंजॉय कर रहे हैं, ये असम्बलियों के मजे ले रहे हैं, ये सारा कुछ उसी की बुनियाद पे। और अगर उसने उनको डिस्कार्ड कर दिया तो उनकी कोई वैल्यू और वक़्त नहीं रहेगी। बात ये है कि ये मामला है, आपको तो याद रहना चाहिए। और इस मुल्क के अंदर अर्तुगरल क्यों दिखाया गया? अर्तुगरल दिखाया इसलिए गया था। इसके अलावा जो कुछ प्रोपेगेंडा होता रहा है वो उसका मकसद ही ये था। ये तैयारी तो बहुत पहले से हो रही, 2014 के धरने से पहले भी इसकी तैयारी जारी थी। जब चोर और डाकू के नारे बुलंद किए जाते थे और लोगों को इधर मॉडल टाउन जैसे इवेंट्स के ऊपर जो गुफ्तगू होती थी और इधर उधर की मामलात होते थे, ये सारा गुबार उस वक्त से बनना शुरू हुआ है। लेकिन ये जो रिसेंट आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा थी कि जो ववेला मचाया जा रहा था अपने मीडिया में बैठे जो उनके एजेंट हैं या उनके पे रोल पे हैं या उनकी हमदर्दियां रखते हैं, ये सारे लोग जो व्हाट्सएप ग्रुपों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और आकर नेशनल चैनल्स के ऊपर वो जो है ना उनका दम भरने लग पड़ते हैं। ये उन लोगों की तरफ से जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा था कि जी मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं है। मजे की बात है, मुज़ाकरात किस सतह पर है? अलल ऐलान कहा गया है, पीटीआई ने खुद इसको तस्लीम किया है कि 2 जनवरी को वो चार्टर ऑफ डिमांड जाके अभी रखेंगे, और हुकूमत ने उनको पहले ही डील की ऑफर करनी शुरू कर दी। आप अंदाजा कीजिए। और अब बदकिस्मती से हमारे जो देखने वाले सुनने वाले भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज का भी तजजिया नहीं कर पाते, इतनी भी बात नहीं समझ पाते कि ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है और उसका मकसद क्या है। भाई वो अलीमा खान साहब और हामिद खान साहब बेसिकली प्रपोजिशन दे रहे हैं कि हमें बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए बानी को, बराए मेहरबानी वो तरले कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अच्छा सर, जो नौशाद साहब 26 तारीख को भी बड़ा बेहतर अंदाज में एड्रेस किया गया, उस पर बात नहीं है। 26 नवंबर को मैंने कहा बड़े बेहतर अंदाज में एड्रेस किया गया तफसील से। जी देखिए, वो होना ही होना है ना, क्योंकि एक रियासत पाकिस्तान ने एक बात तय कर ली है कि अब रियासत पाकिस्तान के अंदर किसी को इंतशार की असलहे के जोर पर, कील लगे डंडों के जोर पर, या एक ग्रोह जो है वो इसको जो है ना वो जैसे किडनैप नहीं कर सकता, कोई उसको अपने उसके अंदर कंट्रोल में नहीं ला सकता। रियासत को ने अपनी रिट बहाली के लिए ये बात तय कर ली है कि अब इस तरह के किसी हरबे की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगरचे रियासत ने ही एक वक्त में 2014 में धरने से शुरू होने वाली रियासत ने इनको इजाजत दी थी, और उन्हीं गलत पॉलिसियों जिसकी तरह बुखारी साहब कह रहे थे, धरने से लेकर अफगान पॉलिसी तक, तालिबान को वापस लाने तक कि ये जो पॉलिसी, ये जो एक इरा है, इसके अंदर जो गलतियां और कोताहियां हुई हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। और डीजीआईएसपीआर ने भी जब कहा है तो उनका मकसद भी यही है। वो बता भी रहे हैं कि अब इस तरह की किसी चीज की कोई गुंजाइश मुस्तकबिल में नहीं दी जाएगी, क्योंकि रियासत को यह बात समझ आ चुकी है, रियासती इदारों को यह बात समझ आ चुकी है कि आप जब इन ग्रोहों को, इन ग्रुपों को थोड़ी सी इजाजत देते हैं तो ये इसी वक्त के अंदर आपके ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं, आपके ही खिलाफ जा सकते हैं, और ये ताकत पकड़कर आपके खिलाफ दहशतगर्दी की सतह तक बढ़ जाते हैं। राइट नौशाद साहब, मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। ब्रिगेड साहब ज़रा थोड़ा सा, मैं तीनों मौजूदा आप मेहमानों से ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, प्रोपोगेंडा, इसकी बात, अब ज़रा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड वी ऑल नो दैट, और महारत इसमें हासिल की हुई है एक मखसूस ग्रोह ने जो कि ऑपरेट करता है पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी। अब इसका पूरा इदराक जो है वो हम सबको भी है, और तर्जमान पाक फ़ौज ने भी आज इस बात पर का बड़ा बार बार जिक्र किया। इससे डील कैसे किया जाए, इसको ओवरकम कैसे किया जाए, और जितनी जहन साजी इस झूठी खबरों से या गलत चीज़ों से बना दी गई है एक बड़े तादाद में आवाम की, उनको आप किस तरह ओवरकम करेंगे? जी, ये तो अभी जो वेस्ट है उन्होंने भी ये एडमिट कर लिया है दैट द मोस्ट कंटेगियस disease in the world is misinformation and disinformation। और ये उनको रियलाइज ही सिर्फ नहीं हुआ, उन्होंने उसके लिए जो है ना तदाबीर जो है ना वो भी ये ढूंढनी शुरू कर दी हैं और बाकायदा उस पर अमल पैराई जो है शुरू कर दी है। चाइना ने जो है ना फायरवॉल वगैरह जो है ना उसने भी, रशिया ने, सारे ममालिक जो है उन्होंने इनकी तदाबीर जो है सोच ली है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको कभी अहमियत दी ही नहीं गई। शायद हम ये कहते हैं कि ये दीन के खिलाफ है क्योंकि इसमें तो सारा झूठ बोला जाता है, फलाना है, तो हमने तो ना किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया
और ना हमने इसकी कोई तदाबीर ढूंढी कि इस जो ये जहर है जो जहनों में भरा जाता है वो उसको कैसे हम जो ये रोक सकें। अब ये फौज जो है वो तो फिजिकल जंग तो लड़ रही है और दुनिया में मेरा ख्याल है कोई और मिसाल नहीं मिलती कि जिस दलेरी के साथ जो हम 2001 से आज तक जो ये लड़ रहे हैं तो उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ये जो है ये बैटल ऑफ माइंड्स जो है जिसको हाइब्रिड वॉर कहते हैं या 5th जनरेशन या 6th जनरेशन वॉर है, ये तो जो है अनसीन वॉर है और उस अनसीन वॉर को फौज अपने हथियारों के साथ नहीं लड़ सकती। इसके लिए और जो तदाबीर जो हैं वो सोचे जाते हैं और वो होती है नेशनल लेवल के ऊपर और सारी कौम जो है वो उसको अगर ये बैटल करे तो फिर क्योंकि ये जो फितना और फसाद जो फैलाते हैं हाइब्रिड वॉर की ये कोई लाखों और में नहीं होते, ये चंद सैकड़ों में होंगे या कुछ हजारों में ही होंगे जो कि अंदर ये सारे हर वक्त जो है ना मिसगिविंग्स और ये जहर जो है ये फैलाते रहते हैं। और जैसे आपने ये सही कहा कि पहले भी ये होती रही, लेकिन ये जो कल्चर जो पाकिस्तान में आया ये 2011 के बाद से, इसने जो जहनों को जो उलझाया है और जो जहर आलूद किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज जो है आपका सारा यूथ जो है वो डिट्रैक्ट हो गया हुआ है और वो जो है जैसे मैंने बताया कि अब सच और जो गलत है वो उसमें तमीज़ रही ही नहीं है और ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं क्योंकि ये तो हर इंसान अपने घर में बैठ के व्हाट्सएप के ऐसे ऐप्स आ चुके हुए हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, साइबर क्राइम आ गई है कि वो राइट ब्रिगेड साहब, अपने अहदाफ को ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मुबशिर साहब, ये देखिए बड़ा आसान हो गया हुआ है कुछ लोगों के लिए कि आज अगर उन्होंने एक बड़े तादाद में लोगों से मुबशिर बुखारी को गद्दार कहलवाना है, बुरा भला कहलवाना है, तो इन्होंने एक ट्रेंडिंग चलानी है, 20 मिनट में मुबशिर बुखारी जो हैं ऐसी की तैसी उनकी फेर देंगे ये लोग। क्या करें, कैसे रोकें? देखिए, ये चीज का इदराक तो बहुत पहले वेस्ट में हो चुका था और 80s में बाकायदा फैक्ट चेकिंग के लिए जो है वो अमेरिका में तो काम हो चुका था। पाकिस्तान में हमने भी किया, 2013 में स्टार्ट किया कि यार फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए। हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया वाली बला जो है वो इतनी ज्यादा नहीं आई थी अपनी जगह पे मौजूद, लेकिन ये कर्स जो ये जो है ये उस वक्त तक स्प्रेड नहीं हुआ था। अच्छा, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, ये वो टूल्स हैं जिसके जरिए अपना टारगेट गोल अचीव करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप और बाकायदा इस पे जो डिजिटल वॉरियर या कीबोर्ड वॉरियर की टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल हो जाती है। उसके लिए फिर ये किया गया तोड़ के तौर पे कि जनाब आप डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करें, फैक्ट चेकिंग करें, लेकिन वो भी नाकाम हो गई। अभी पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, कम से कम सोशल मीडिया साइंटिस्ट, वो इस बात पे सर जोड़ के बैठे हैं कि अब क्या किया जाए, व्हाट इज नेक्स्ट। सो आसान सा हल ये, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है अरसलान भाई, पाकिस्तान में चूंकि कल्ट पॉलिटिक्स है और कल्ट पॉलिटिक्स में मेरा सच आपका सच मेरा झूठ, ये वाला सीन है। हमारे बहुत सारे जी शऊर अफराद, पढ़े लिखे अफराद जो कि बाकायदा हमेशा रीजंस, लॉजिक की बात करते थे, मंतक की बात करते थे, वो भी अब वही सुनना चाहते हैं, वो जो वो सुनना चाहते हैं और उसी को सच मानते हैं। ये बहुत नेगेटिव ट्रेंड है। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए जो एक आसान सी हल है वो ये है कि आप अपने मुआशरे को इन्फॉर्म्ड सिटीजन के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दें, यानी उनको इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाने के लिए अपना किरदार पेश करें। उसके लिए भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करें, लेकिन सिर्फ एक बात है, तमाम अब एक कोई अभी आप देखें मरबूत कैंपेन रियासती टीवी की तरफ से भी नहीं चल रही, मीडिया की तरफ से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन कल ये प्रोग्राम नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा एक कैंपेन की जरूरत है जिसके तहत आप अवेयरनेस क्रिएट करें और कुछ लोगों को बताएं कि हर झूठ को या हर क्लेम को, हर दावे को। राइट मुबशिर भाई, मैं ज़रा क्विकली नौशाद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। नौशाद साहब, ये इस फेक न्यूज़ का शिकार अगर तो कहा जाए ना कि जो कम तालीम याफ्ता या ना तालीम हासिल किया हुआ तबका है वो हो रहा है,
तो एक बात चले समझ में आती है, वो यहाँ पर मामला ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप जानते होंगे, मैं जानता हूँ, बड़े बड़े अच्छे काबिल पढ़े लिखे लोग भी इन बातों को सुनते हैं, उनको यकीन कर लेते हैं और फिर उसी से अपनी एक जहन साजी कर लेते हैं। क्या करें कि इतनी ख़तरनाक ये बला है और फिर एक जमात इसका इस्तेमाल मुसलसल किए जा रही है। असल में देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, पहले हमें समझना पड़ेगा ये है क्या। सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन को एज साइंस तस्लीम करना पड़ेगा, और जो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि इसके मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं और इससे फाइट कैसे की जाती है। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, शायद थोड़ा सा बड़ी बात कर रहा हूं मैं, आपको लगे, लेकिन ये मैं आपको बताऊं 2 से 3 साल के अंदर ये सारे का सारा परसेप्शन जो है वो टर्न डाउन किया जा सकता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जिन्होंने ये आपके ऊपर ये यलगार की थी उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो लोगों के जहनों के ऊपर इन्वेस्ट हुए हुए हैं। उसको जब आप उसकी ब्रेन वॉशिंग दोबारा से करेंगे या इसको डीमास्क करेंगे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे के अंदर ये काम करना पड़ेगा, जिसकी अहलियत आपकी हुकूमत और आपके इदारे नहीं रखते। उनको पता ही नहीं है कम्युनिकेशन क्या होती है और उसकी साइंस क्या। और एक और बात बता दूं कि बाज जहर ऐसे होते हैं जिनका तिरयाग जो है वो जहर ही होता है। ये जो जिससे फाइट करने की हम बात कर रहे हैं, जिस सोशल मीडिया से, इसका तिरयाग सोशल मीडिया ही है, इसका जवाब सोशल मीडिया से ही दिया जाएगा। इसे बंद करके इसका जो है ना वो जवाब नहीं दिया जा सकता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अभी बुहारी साहब ने जिसकी तरफ इंडिकेशन दी है कि जो इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी की बात है, वो आप इंटरनेट बंद करके फायरवॉल्स लगा के नहीं कर। इसी वजह से दुनिया के अंदर फायरवॉल्स नाकाम हो रही हैं। वीपीएन जो है, वीपीएन को आप बंद नहीं कर सकते, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ये उसका बाय डिफॉल्ट डिजाइन है। इसी तरह से सोशल मीडिया को आप बंद नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर्स के साथ, कीबोर्ड वॉरियर्स के मुकाबले पे कीबोर्ड वॉरियर लाएंगे तो आप उसको जंग को जीतने की पोजीशन में आएंगे। और इस स्ट्रेटजी के लिए आपको भी उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना उसके खिलाफ इन्वेस्ट किया गया है। यही वो तरीका, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपको 3 साल के अंदर ये पूरे का पूरा पैराडाइम शिफ्ट करके दिखा देता हूं। यू टर्न ले लेगा, 360 पे घूम जाएगा। सिर्फ आपको उतनी एफर्ट पुट करने की जरूरत है। और सेकेंडली, ये जो हमारे यहाँ डिबेट है, ये सारे 4th जनरेशन वॉरफेयर के टूल हैं, ये 5th जनरेशन नहीं है। 5th जनरेशन एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, जिसके बारे में अभी सिवाय चंद साइंटिस्ट के और किसी ने गुफ्तगू ही नहीं की। और वो सारी सिर्फ गुफ्तगू प्रिसेप्शन से जुड़ी हुई है और सिर्फ वो अभी डिबेट्स में है। उसके कोई टूल्स मौजूद नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर नहीं कहते। ये 4th जनरेशन वॉरफेयर के टूल्स थे जो आजमाए जा रहे हैं, जो आज भी एप्लीकेबल हैं, दुनिया में भी लड़े जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया को काउंटर करने के लिए आपको उससे बड़ा जिन जो है वो सामने खड़ा करना पड़ेगा, जो उस छोटे जिन को खाएगा और उस परसेप्शन को चेंज करेगा। अब राइट जब नौशाद तक आप ये साहब, नहीं पॉइंट आ करेंगे, गया, मेरे आप पास जो वक्त भी खत्म हो कर रहा रहे है। हैं, इसको बहुत आप शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों मौजूद पैनलिस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतनी, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने